नमस्कार। इंटरनल न्यूज़ के कॉफ़ी विद मेंटोर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि हम ऊँट का जिक्र करते हैं तो ऊँट का जिक्र करते ही राजस्थान हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छाने लगता है। बीकानेर एक ऐसी स्थली है जहाँ पर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहा है। आज राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर श्री आर्तबंधु जी साहू हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। आज हम सर से जानेंगे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की कार्य, इस क्षेत्र में वहाँ पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ऊँट को बचाने के लिए, ऊँट के संरक्षण के लिए, ऊँट के संवर्धन के लिए, और आपको पता होगा कि ऊँटनी के दूध से निर्मित प्रोडक्ट्स को लेकर भी ये संस्थान बहुत सारे कार्य कर रहा है। इन सभी बहुत सारे प्रश्नों के साथ आइए बातचीत शुरू करते हैं श्री आर्तबंधु जी साहू से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा हमें राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के बारे में कुछ बताएं। हाँ, जैसे कि आप कहे कि उष्ण के लिए या ऊँट प्रजाति के लिए जो अनुसंधान केंद्र भारत सरकार ने स्थापित किया है, ये 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में स्थापित किया है। बीकानेर में स्थापित करने के पीछे यही है कि जो मरुस्थल है, थर डेजर्ट है, इसी का सबसे लंबा जो एरिया है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। राजस्थान के एरिड क्लाइमेट जो बीकानेर जैसलमेर लगे हुए हैं, और इस हिसाब से देखेंगे तो 2 जर्मप्लाज्म बीकानेरी और जैसलमेरी, ये दोनों का पॉपुलेशन भी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। बाकी हमारे टोटल 9 ब्रीड्स हैं। 9 ब्रीड्स में से 2 गुजरात के हैं, एक एमपी और राजस्थान के बॉर्डर में है, और बाकी जो है रीजन के हिसाब से है। जैसे मेवाड़ रीजन में मेवाड़ी, जैसलमेर इलाका के जैसलमेरी, बीकानेरी भूखंड में बीकानेरी। तो ऐसे 9 ब्रीड्स हैं। और आज के संदर्भ में हम बात करें कि ये संस्थान ऊँट के विकास के लिए ही बनी है। और उस सिलसिले में जो हमें मैंडेट रखा गया है, हमारा 3 मैंडेट है। 3 मैंडेट में पहला मैंडेट कि कैमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन के ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। दूसरी मैंडेट जो कैमल जर्मप्लाज्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा रिपोजिटरी है, वो एक मेंटेन हो। तीसरी एक है जो इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दी जाए। और इको टूरिज्म का मैंडेट बाद में ऐड किया गया है, ये देखते हुए कि कैमल की जो रोल है वो शीप ऑफ द डेजर्ट के साथ साथ इको टूरिज्म में भी काफ़ी बड़ा रोल है। जी, तो सर, जब ये संस्थान स्थापित किया गया तब उस संस्थान की स्थापना के पीछे क्या सोच रही होगी? जैसे मैं पहले बात किया कि राजस्थान जो है उष्ण बहुल राज्य है, और ऊँट को भी हम राज्य पशु का दर्जा 2014 में सरकार ने दे रखा है। तो ऊँट बहुल राज्यों में एक नेशनल रिसर्च सेंटर स्थापित करके ऊँट के बारे में, ऊँट का यूटिलिटी क्या है, उनका विकास कैसे हो, उनका, जैसे आपने अभी संवर्धना का बात कर रहे थे, उनका संवर्धना कैसे हो, जर्मप्लाज्म का कंजर्वेशन, जो जर्मप्लाज्म अवेलेबल है उनका नोटिफिकेशन हो, गेजेट नोटिफिकेशन। तो अभी तक गेजेट नोटिफिकेशन के साथ हमारे पास 9 ब्रीड का, जैसे मैं बात कर रहा था। उसके अलावा और एक जर्मप्लाज्म हमारा है जो ये हॉट एरिड क्लाइमेट में, जो गर्मी मरुस्थल में है, और एक ठंडा मरुस्थल है जो लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। तो 2 कुब्जे वाले ऊँट है, 2 कुबड़ वाले, हाँ, और लद्दाख में है। तो 2 वहाँ पे करीब 250-300 2 कुब्जे वाले हैं। वहाँ उनका रोल ज़्यादातर यही जो मैं आपको बताया इको टूरिज्म एंगल पे है। बाद में बीएसएफ भी इनका यूटिलाइजेशन लेता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी। तो सर, उनकी सार संभाल का कार्य यहाँ से किया जाता है? नहीं, लद्दाख वाला रीजन का बीएसएफ के पास है, वो हमसे एडवाइस लेते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, वो बीएसएफ के पास है? हाँ, बीएसएफ के पास है। बाकी जो लोकल लोग रखे हैं एनिमल, जैसे इधर भी लोकल लोग रखे हैं, तो उनके बारे में जो बीएसएफ वहाँ पे ले रखा है, बीएसएफ हमसे उनका कैसे खिलाएं पिलाएं, कैसे उनका प्रजनन करें, कैसे ब्रीडिंग करें, ये सभी जानकारी
ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, ये सब जानकारी हमारा संस्थान से लेते रहते हैं। हमारा संस्थान उनके साथ एसोसिएटेड है। आपकी संस्थान एसोसिएटेड है। तो सर कभी ऐसा भी हुआ है कि वहाँ से कोई ऊँट यहाँ लाया गया या यहाँ से कोई? एक प्रयास बीएसएफ वाले किए थे जी। जिसमें यहीं के सिंगल कुब्जे वाले ऊँट हाई एल्टीट्यूड में ले गए थे। जी। तो हाई एल्टीट्यूड से नीचे लेके नहीं आए, लेकिन ये वाला जो ऊँट वहाँ ले गए उसमें सर्वाइवल तो है, लेकिन अभी तक प्रजनन होके बढ़ा नहीं हुआ है, प्रजनन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे भी कारण जो हम बात करते हैं जी, कुछ जो रीजन स्पेसिफिक होते हैं, क्यों दो कुब्जे इतने हाई एल्टीट्यूड में है, फिर इधर सिंगल कुब्जे क्यों हो गए। तो सिंगल कुबड़ वाले होने के पीछे मैं आपको कैमल का इवोल्यूशन बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। ये नॉर्थ अमेरिका इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ अमेरिका है जी। नॉर्थ जब पूरा ग्लोब इकट्ठा था, जो भूभाग इकट्ठा था, तो नॉर्थ अमेरिका से रसिया होते हुए ये मंगोलिया रीजन में पहुँचे जी। मंगोलिया रीजन से फिर ये दो कुब्जे वाले जो डाउनवर्ड डेजर्ट की तरफ आए, अरब कंट्री पे आए, तो वहाँ पे ये अरबियन कैमल नाम के जाने गए और वहाँ पे उनका जो दो कुबड़ था वो एक हो गया। अच्छा। तो दो कुबड़ वाले उनको हम मंगोलिया कैमल कहते हैं। अच्छा। एक कुबड़ वाले को हम अरेबियन कैमल कहते हैं। अच्छा, वो अरेबियन कैमल। तो हाँ, और अरेबियन पेनिनसुला से जो थॉर डेजर्ट का हम बात करें, इधर थॉर डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, फिर सहारा डेजर्ट, ये तीनों भी एक स्ट्रेच में था। तो अरेबियन कैमल वहीं से सहारा गए, वहीं से थॉर डेजर्ट आए जी। तो हमारे इधर थॉर डेजर्ट में इंडिया पाकिस्तान है जी, और सहारा में जो अफ्रीकन कंट्रीज है जी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आज पूरे देश में हम देखें, पूरे पृथ्वी में देखें तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में है। ऊँटों की संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में, मोर देन 80%। मोर देन 80%। और बाकी अरेबियन और फिर ये इंडिया पाकिस्तान कंट्री। भारत में अब तक कितने होंगे सर, अगर हम अनुमान लगाएं? भारत में एक समय इसका संख्या जो है 1 मिलियन था, करीब 10 लाख। वो 1991 से लेके करीब 98 तक ये फ्लक्चुएशन में रहा। फिर 2001 में जो गिनती हुई उसमें काफ़ी डाउन हो गया था। और हमारा जो पिछली गणना हुई थी, पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना में इनका संख्या 4 लाख था। अच्छा। अभी जो हमारा 20th लाइफस्टॉक सेंसस आया है, इसमें ये 2.5 लाख हो गया। तो करीब 37% डिक्लाइन इनके अंदर देखने को मिला है, मतलब कमी देखने को मिली है। और सर ये जो अगर हम मानते हैं कि 2.5 लाख के करीब है, तो 2.5 लाख में से राजस्थान में कितने होंगे? राजस्थान में 2,13,000 है, मतलब ज़्यादातर राजस्थान के पास है। पहले भी जो 4 लाख था तब भी इधर 3 लाख से ज़्यादा था जी। और गुजरात में 28,000 है। बाकी जो हमारे राजस्थान का बॉर्डर स्टेट्स है जी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी, यहीं पे थोड़े थोड़े है कि बाकी 9,000 कैमल। बहुत ज़्यादा इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। हाँ तो अब इनके और संरक्षण के लिए और भी गवर्नमेंट कुछ उपाय कर रही है? हाँ, इसमें जो डिक्लाइन हुआ है ये चिंता का विषय तो है ही जी। लेकिन मैं आपके सामने जो डाटा रखूँगा उसमें आपको लगेगा कि ये डिक्लाइन हमारे भारत में क्यों है जी। अफ्रीका में 30% इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। अच्छा, ऊँटों की संख्या बढ़ी है जी। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का देखें वो भी 25 से 30% बढ़ी है जी। अरब कंट्री में बढ़ रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। अच्छा। हमारे देश में घट रही है। और हमारे देश में भी हम आलोचना करें तो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है राजस्थान के जी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या घट गई है। इसके पीछे जो कारण मैं आपको सीधी बताऊंगा, सरकार को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि कैमल ट्रेडिंग को बंद कर दी गई 2015 में जी। और उसमें जब यह राज्य पशु घोषित किया गया, राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया था जी। फिर कैमल ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया 2015 में एक लॉ अमेंडमेंट ला के, जिस लॉ के तहत किसी को भी कैमल ट्रेड करना है तो डीएम से परमिशन लेगा। अच्छा। तो जनरल पब्लिक जो रेबारी कम्युनिटी, जो राइका कम्युनिटी, उनके पास उतना बड़ा एक्सेस नहीं होता है कि वो डीएम से परमिशन ले। अच्छा। और जब रेस्ट्रिक्शन ट्रेड बैन हो जाता है तो डीएम भी यूजुअली परमिशन देता नहीं है, क्योंकि व्हाई दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही एक कारण रहा
जिसके वजह से हमारा जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, जो आपको 5-6 स्टेट्स का नाम किया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी, यहीं पे 60% डिक्लाइन है। अच्छा, यहाँ पर भी 60% डिक्लाइन। तो इसके पीछे कारण क्या है? राजस्थान से जो ऊँट इन्फिल्ट्रेट होके वहाँ जाते थे, वो जाना बंद हो गया। तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखे। नेक्स्ट जो है राजस्थान में जी। लेकिन जो एक अच्छा मैसेज है कि गुजरात में डिक्लाइन कम है। अच्छा। यहीं पे राजस्थान में 35% है, गुजरात में 9% डिक्लाइन है। तो इसके पीछे यही कारण हमारा समाधान की तरफ लाता है जी। जब गुजरात में संख्या कम है, घटती कम हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं जी। तो इसके पीछे डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड बैन नहीं है, और वहाँ पे कैमल को जो हम मरुस्थल का जहाज के हिसाब से मानते थे जी। अभी उसका यूटिलिटी सब लोगों को पता है कि यूटिलिटी काफ़ी घट गया है जी। अभी डेजर्ट्स में रोड नेटवर्क डेवलप हो गया, डेजर्ट्स में व्हीकल डेवलप हो गया जो डेजर्ट में जा सकते हैं जी। यूटिलिटी, ट्रैक्टर, जीप, पिकअप, ये जितने व्हीकल सब इवन बालू पे चल सकते हैं। तो कैमल के ऊपर जो भार उठाने का जो डिपेंडेंसी था वो डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो गया। जो रखे हैं वो उनको यूज कर रहे हैं। इवन लोगों का इतना प्रेफरेंस भी नहीं है। सपोज उनको एक पिकअप मिलता है तो पिकअप में ले लेंगे, कैमल को छोड़ देंगे। लेकिन मैं दूसरा एंगल आपके सामने रखूँगा तो आपको ये एक पहलू लोगों को ध्यान देना चाहिए। दोनों में सपोज एक ही प्राइस लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, तब भी कैमल कार्ट एडवांटेज है, इसलिए कि कैमल कार्ट जो चलाता है वो खुद एक लेबर का काम भी करता है। आप सपोज पिकअप में लेके आएंगे तो पिकअप में उठाने का और उतारने का आपको 2 लेबर एडिशनल चाहिए, और कैमल कार्ट में जो लेबर है वो 2 लेबर का काम कर देता है जी। तो ये आपको एक लेबर ढूंढने का भी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी कैमल के साथ रहते हुए और काफ़ी स्टडी है, काफ़ी हार्डी है और वो काफ़ी मजबूत भी है। तो ये एक एंगल हम भूल जाते हैं। हम जल्दी के चक्कर में ये एक इतना बड़ा जो लॉस है वो लॉस भी करते हैं, और कैमल का उत्थान में एक हम लोग एक हर्डल भी है। तो इसी हिसाब से देखें तो गुजरात सरकार ने कैमल को डायरी के तहत जो वहाँ पे एक आद्विक फूड्स है, अच्छा, जो हमारे साथ यही NRCC में आया था, हमारे साथ सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा के बाद उनको कुछ आइडिया हुआ कि हमें कैमल के दूध के ऊपर सपोज काम करेंगे तो उसका बढ़ोतरी होगी। तो मैं कहूँगा कि आद्विक फूड्स जो हितेश राठी हैं वो पहला आदमी है जो कैमल को डायरी की तरफ रुझान पे बढ़ावा दिया। कहाँ? गुजरात में। तो उसको देखते हुए अमूल भी वहाँ पे आया जी। जब अमूल जैसे एक बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ी ब्रांड जब इसमें आ जाता है तो लोगों का जो कैमल मिल्क का प्राइस ऑटोमेटिक मिलता है। तो कैमल मिल्क कलेक्शन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ये अमूल के द्वारा हो पाया, जिसके वजह से गुजरात में जो संख्या कम घटा है यही एक कारण है। दूसरा, गुजरात में कोई भी वस्तु या कोई भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहें या एनिमल प्रोड्यूस कहें, हम पैदा करेंगे तो उसको बेचेंगे जी। हम बेचने के लिए हमें मना कर दी जाएगा तो हम पैदा क्यों करेंगे? सही बात है। तो सीधी यही बात है कि जो कैमल रखते थे वो पैदा क्यों करेंगे जब उनको बेच नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग मतलब बेचना ही है। ट्रेडिंग मतलब बेचना है। तो ये बेचते थे, जो बॉर्डर स्टेट्स का बात कहा वहाँ उन लोग ले जाते थे, और उन लोगों के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या घटा, क्योंकि राजस्थान से ट्रेडिंग हुई नहीं जी। और राजस्थान की दूसरी बॉर्डर गुजरात में ऑलरेडी 28,000 है, तो काफ़ी अच्छा संख्या में है। तो उनका पॉपुलेशन उसी से मल्टीप्लाई हुआ, तो 9% डिक्लाइन वहाँ पे है, 35% डिक्लाइन ये है। तो हमारा राजस्थान सरकार यही सीखनी चाहिए कि हमें ट्रेडिंग तो पहले हटाना ही है। दूसरा, जैसे मैं दूध का बात कहा डायरी के हिसाब से, वहाँ पे जैसे अमूल है, राजस्थान सरकार के पास सरस है जी। तो हम सरस को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कंपनी सेक्रेटरीट एक्ट भी है, उसमें भी कहता है कि भाई सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को
होनी चाहिए। तो सरस को हम कंपेल क्यों नहीं कर सकते हैं, सरकार क्यों कंपेल नहीं करे कि कैमल मिल्क का कलेक्शन करें, प्रोसेसिंग करें। एक बार कैमल मिल्क का कलेक्शन प्रोसेसिंग हो जाए, फिर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दैट वो ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। क्योंकि गुजरात का जब भी हमने अमूल का जो ऐड भी जैसे देखा था, तो पूरे गाँव के अंदर से वो लोग दूध लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद उसको कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई काम राजस्थान में शुरू किया जाए तो इसके बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है? हम बहुत बार से हमारा जो मीटिंग हुई है, इवन राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ हमारा मीटिंग हुई है जी, उस दौरान भी हम कहे हैं। और फ्यूचर में कोई भी मीटिंग करें तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहूँगा कि एनआरसीसी को ना भूलें, क्योंकि एनआरसीसी आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है, एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है। मैं आपका ये जो कैमल मिल का यूटिलाइजेशन का बहुत सारे पहलू आपके सामने रखूँगा। हम पहले सोचते हैं कि कैमल मिल्क आए तो हम यूटिलाइज कैसे करें जी। हमें कोई अलग से प्रोसेस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है जी। उस न्यूट्रिशन में हमें कैमल मिल्क को शामिल कर दें। बिल्कुल, हमें आधा लीटर ना देंगे, 50 ml 100 ml दो। बिल्कुल, कैमल मिल्क का जो एडवांटेज है वो तो बच्चों को मिलेगा एक न्यूट्रिशन के तहत। दूसरा मिड डे मील प्रोग्राम है जी, ये भी राजस्थान सरकार पे है, हमें अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। मिड डे मील प्रोग्राम में अंडे के जगह दूध दिया जा रहा है, उसी दूध के कुछ रिप्लेस हम कैमल मिल्क से कर ले जी। एक आशा का प्रोग्राम है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जी। तो कैमल मिल्क को हमें उसमें शामिल कर लें। तो ये हमारा जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है इसी में भी शामिल कर दें कि डिमांड इतना ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास इतना दूध ही नहीं है जी। तो जो संख्या हमारे पास है 2 लाख, हमें 2 लाख संख्या का 20% दूध देने का हिसाब करें जी। 20% में इसलिए आया कि 50% मेल फीमेल हो गए, फिर 50% मतलब 1 लाख रह गया। 1 लाख से फिर 20% दूध देने वाले होंगे, बिल्कुल। तो 20,000 दूध देते हैं। और हमारे फार्म में जो एवरेज है जी 4 लीटर एवरेज है। किसान के पास फार्मर्स के पास 2 लीटर भी हुआ तो 20,000 40,000 लीटर हमें मिल सकती है, बिल्कुल। और ये 40,000 लीटर सपोज हम 100 ml भी लोगों को दें, बिल्कुल, तब जो है हमारे 4 लाख लोगों को हमें पानी पिला सकते हैं, बिल्कुल। तो ये एक इजी वे कि कैमल मिल्क को कैसे यूटिलाइज करें, किया जा सकता है, इसकी स्प्रेडिंग भी हो सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कैमल मिल्क कलेक्ट करके मार्केटिंग कैसे करें। आपके पास सब एवेन्यूज हैं, इस एवेन्यूज में उसको डाल दीजिए, हाँ उस एवेन्यूज में डाल दीजिए। तो जो ऊँट पाल रहा है, जिसको इसके भार उठाने में इसका यूटिलिटी से पैसा कमाई कम हो रहा है, वो जो ऊँटनी है उसको दूध के लिए पालेगा, बिल्कुल। 4 लीटर भी दूध मिल गया तो एटलीस्ट उनको कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा बात और एक मैं रखना चाहूँगा आपके सामने, गाय भैंस का दूध जनरल रिक्वायरमेंट के लिए है जी। ऊँटनी का दूध हम जनरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना सोचें। इसके पीछे कारण यही है कि ऊँटनी का दूध एक औषधि का भंडार की तरफ हम देख रहे हैं जी। ये संस्थान इसी में रिसर्च करके ये पाया है कि ऊँटनी का दूध डायबिटीज़ में जी, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी पेशेंट्स हैं उसमें है। टीबी मतलब जितने भी डेबिलिटेटिंग डिजीजेस है, टीबी इज ए डेबिलिटेटिंग डिजीज जिसमें कि शरीर खिन्न हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। तो इस टाइप का टाइफाइड, मलेरिया उन टाइप का लोगों को भी हो सकता है, जो ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये कारगर होगा। खाली टीबी बोल के नहीं, हाँ डेंगू का मैं पिछले साल आप लोगों के जरिए यही बात रखा था और हम एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ डेंगू के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। अच्छा। और मेरा मानना है कि डेंगू में ये ज़्यादा अच्छा कारगर होगा जो बकरी के दूध के हिसाब से। अच्छा। जो बकरी का दूध हम कहते हैं डेंगू में, और उस समय आप देखे होंगे कि बकरी का दूध 1,000 रुपये तक भी चला जाता है। तो ऊँटनी का दूध उस समय सपोज उपलब्ध हो और बकरी के दूध से अच्छा उसका रिजल्ट आए तो ऊँटनी का दूध भी इसी सीजन पे, जो ये क्योंकि सीजनल है, इस सीजन पे यूज किया जा सकता है।
और बाकी जो अभी इतना बड़ा महामारी गया कोविड में भी जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे एंटीबायोटिक के अलावा, डॉक्टर ने जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए कहता था, आप सुने होंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और विटामिन सी जी। और ये तीनों का जो ऊँटनी के दूध में इनकी मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, खाली है बल्कि नहीं है तो सभी में, लेकिन इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा है। अच्छा। जब ज़्यादा है तो हम जो एडिशनल ले रहे थे टैबलेट्स, हम उसके जगह ऊँटनी का दूध रिप्लेस कर सकते थे। तो ये भी एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तहत देखा जा सकता है। और मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन भी दूंगा जी। जो राई का जो कैमल रखते हैं, जो कैमल के दूध पीते हैं जी, उनको कभी भी डायबिटीज़ नहीं हुआ है। उनको कभी डायबिटीज़ हुआ ही नहीं है। उसी से ही हमें कंक्लूड किया, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यही सर्वे था जी। सर्वे से पता चला कि उनको डायबिटीज़ हुआ नहीं। अच्छा, डायबिटीज़ का दो तरीका है, एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़ जी। तो कोई भी आर्गूमेंट करेगा कि उन लोग इतना मेहनत करते हैं इसलिए उनको डायबिटीज़ कहाँ छुएगा, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें मेहनत का बात नहीं आता है, उसमें इंसुलिन कम पैदा होता है शरीर में। एक होता है इंसुलिन पैदा होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है आपका खान पान को चलाने के लिए जी। ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे, ज़्यादा शुगर लेंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन पैदावार ही कम होता है शरीर में। तो हमारे जो समाज में, पूरे समाज में देखें, करीब 20-30% इसी टाइप का पेशेंट होते हैं। तो 20-30% पेशेंट राइका ग्रुप में भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जीरो है। तो इसका मतलब कैमल मिल्क में इंसुलिन डायरेक्टली अवेलेबल है जी। जब कैमल मिल्क में है तो गाय और भैंस के मिल्क में भी तो होना चाहिए है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कैमल मिल्क में इंसुलिन 3 गुना है जो गाय के दूध में है। और कैमल मिल्क से हम छेना नहीं बना सकते, दही नहीं बना सकते, क्योंकि ये एसिड हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। अच्छा। जब हम इसमें नींबू निचोड़ते हैं छेना बनाने के लिए या दही के लिए जैसे हम करते हैं, ये दही बनती नहीं है। अच्छा, दही बनता नहीं। हाँ, तो उसके साथ हम सपोज दूसरा दूध मिला देंगे 50-50, तब दही बनेगा। ऊँटनी के दूध से दही नहीं बना सकते आप। अच्छा, फर्मेंट होगा, जो सोर टेस्ट है, जो खट्टा बनता है फर्मेंट होने के बाद वो टेस्ट आएगा, लेकिन दही जैसे कर्डलिंग नहीं होगा। फॉर्म में होता है वो फॉर्म। तो ये रीजन मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। बाकी के जो दूध हम पीते हैं हमारा पेट के अंदर जाता है, पेट में एसिड है, एसिड में वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होते ही उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाती है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो इंसुलिन वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होकर उसका जो प्रॉपर्टी है वहीं पे लॉस हो जाता है। ऊँटनी का दूध वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो वो जाके इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसलिए ऊँटनी का दूध इंसुलिन सीधे आदमी को मिल जाता है। तो जो ऊँटनी का दूध लेते हैं उनको डायबिटीज़ होता नहीं है। एक तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ का बात हो गया। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये देखा गया है, जो ऊँटनी के दूध पीते हैं उनका पैनक्रियास भी इंसुलिन पैदा करने लगता है। अच्छा, तो ये भी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। इस रिपोर्ट्स को हम और भी गहरा अनुसंधान करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मैकेनिज्म देखा गया है वो मैकेनिज्म से हमें ये रिजल्ट आया है कि ये टाइप 1 के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कारगर है। एक सर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी शायद ये कुछ यूज़फुल है। तो हाँ, ऑटिस्टिक के बाद मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। हम करीब 108 बच्चों में ये एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा। पंजाब में फरीदकोट में एक बाबा फरीदकोट रिहेबिलिटेशन सेंटर है जी। तो वहाँ डॉक्टर साहब के साथ मिलके हम 108 बच्चों में ये एक्सपेरिमेंट किए थे। 108 बच्चों में, क्योंकि ऑटिस्टिक का एक ग्रेडिंग है, उन लोग ग्रेडिंग करते हैं कौन थोड़ा सा कम बीमार है, कौन ज़्यादा बीमार है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 कुछ ग्रेडिंग है। उस ग्रेडेशन के हिसाब से हम टेस्ट किए थे। तो जो हाईएस्ट ग्रेडिंग वाला, जो ज़्यादा उनका रेस्पॉन्स ऑटिस्टिक है, उनको इवन मेडिसिन भी रेस्पॉन्ड कम करता है, उसमें भी कैमल मिल्क की रेस्पॉन्स आया है। अच्छा, करीब 20% रेस्पॉन्स उसमें आया है। और जो बाकी हैं उनमें
जो कम ऑटिस्टिक हैं उसमें तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है, करीब 40% रिस्पॉन्स। एवरेज हमारा मिला है करीब 30% पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखाए, उनका पेशेंट सब इम्प्रूव दिखाए। 30% पेशेंट नहीं, वो उनमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखाई दिया। 30% इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखाए, मतलब जैसे आप भी मेडिसिन ले रही हैं, मैं भी ले रहा हूँ, साथ में मैं कैमल मिल्क ले रहा हूँ। अच्छा। तो आपका जो रिकवरी प्रोसेस है, उस रिकवरी प्रोसेस से मेरा रिकवरी प्रोसेस 30% ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो इसी सिलसिले में हम अभी बीकानेर में भी कुछ करना चाह रहे हैं जी। अभी आर्मी स्कूल पे हम गए थे, उनका भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, उनके साथ हम बात किए हैं, उनको लेके एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ हम बात करके आए हैं। अच्छा। अभी जो भी पेशेंट्स उनको रेफरल मिलता है, वो पेशेंट को हम एक जगह पे करेंगे और उनको हमारा संस्थान की तरफ से दूध सप्लीमेंट दे के हम ये ऑब्जर्वेशन के भी ऊपर अभी काम करेंगे। जो हम पहले ऑब्जर्वेशन लिए थे, उस ऑब्जर्वेशन को अभी हम और आगे बढ़ाएंगे जी। बाकी टीबी पेशेंट के ऊपर मैं आपको बताया था, टीबी पेशेंट में भी ये कारगर है, सबसे ज़्यादा कारगर इसलिए है, एक तो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट, मतलब ये न्यूट्रिशन देता है जी, क्योंकि उसमें जैसे मैं बताया बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, तो और एक विटामिन ए का भी भरपूर है जी। आप देखेंगे गाय का दूध थोड़ा सा येलोइश है जी, ऊँटनी का दूध थोड़ा ज़्यादा व्हाइटिश है। व्हाइटिश का मतलब ये जो कैरोटीन है, जो विटामिन की ए का प्रिकर्सर है, उससे ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो गया ज़्यादा जी। तो ऊँट में ये कन्वर्सन ज़्यादा होने से विटामिन ए की मात्रा भी इसमें ज़्यादा है। विटामिन ए हमारा और जिंक, ये एपिथेलियल टिश्यू को, हमारा जो स्किन टिश्यू वगैरह जो रिपेयर प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल है। विटामिन सी कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए हेल्पफुल है। और जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा हर न्यूरल फंक्शन के लिए काम करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। तो ऐसे देखने से, और बाकी जो मिनरल्स, आयरन भी इसमें अच्छा है, कैल्शियम की मात्रा अच्छा है, जो जैसे बाकी दूध में होता है। तो ये सभी को देखते हुए हम कैमल मिल्क को एक न्यूट्रास्यूटिकल एडजुवेंट कहेंगे किसी भी डिजीज में। खाली ये जो डिजीज हम गिनती किए इसमें नहीं, किसी भी डिजीज में जहाँ पे हम डॉक्टर जो बात करता है कि आप ये खाना है, हम जाके डॉक्टर से पूछते हैं सर मेरा बीमार है, इसको क्या खाना खिलाएं, तो सबसे बढ़िया खाना है ऊँटनी का दूध। और ऊँटनी का दूध के पीछे और एक कारण है, ऊँटनी के दूध से एलर्जी नहीं होता। अच्छा। जैसे आप दूसरा दूध पिएंगे, जो दूध छोड़ दिए हैं, उन लोग सब दूध पी लेंगे, उनको उनको जो है स्टमक अपसेट होता है जी, पीने के बाद कुछ देर में उनको टॉयलेट लगता है। लेकिन ऊँटनी के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एब्सेंट है, जो एक एलर्जी पैदा करता है। लैक्टोज की मात्रा भी कम है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है, वो भी इसमें नहीं होता है। तो यूजुअली ऊँटनी का दूध इंटॉलरेंस नहीं होने की वजह से, लेस एलर्जी के वजह से, जो हम डेंगू का बात कर रहे थे, डेंगू में ये बकरी के दूध से भी ज़्यादा कारगर होगा। बाकी बकरी का दूध कारगर के पीछे मैं आपको हाइपोथेसिस बताता हूँ। डेंगू में जनरली दूध कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दूध मना किया जाता है, डॉक्टर मना करता है दूध ना लो, क्योंकि दूध एलर्जी पैदा करता है और उस टाइम हमारा इंटेस्टाइन में हेमोरेज शुरू हो जाता है। जब डेंगू होता है, प्लेटलेट कम होने की वजह से हेमोरेज होता है। तो हेमोरेज स्टेज में सपोज हम दूध लेंगे तो दूध उल्टी हो जाएगा, तो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, इसलिए दूध मना है। लेकिन बकरी का दूध इसलिए लिया जाता है क्योंकि बकरी का दूध में जो फैट ग्लोबुल साइज है वो छोटे हैं, सिमिलर कैमल मिल्क में भी है। तो और बकरी का दूध में बाकी जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे हैं, तो वो डाइजेशन पे अच्छा हेल्प होता है। तो बकरी का दूध फिर प्लेटलेट बढ़ाता है, जब न्यूट्रिशन मिलेगा पेशेंट को वो प्लेटलेट बढ़ाएगा। तो सिमिलरली मेरा दावा है कि ऊँटनी का दूध जो है बकरी के दूध के बराबर या उससे अच्छा रेस्पॉन्स दे सकता है। तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी डिजीज में हम न्यूट्रिशन जो बात करते हैं, ऊँटनी का दूध उसी हिसाब से एक न्यूट्रिशनल एडजुवेंट के तहत काम कर सकता है। तो जो मैं पहली बात आपके सामने रखा था कि ऊँटनी जो है
मेडिसिन का एक स्टोर हाउस है, औषधियों का भंडार है, औषधि उसका का भंडार है, और दूध को हम औषधि के भंडार के हिसाब से देख सकते हैं। जी सर, मैं एक बात कहूँगी कि हम ये समझ रहे हैं कि ऊँटनी का दूध जो है वो बहुत औषधीय तत्व उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, या मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में कई ऐसे मिथक हैं जिनके चलते लोग ऊँटनी का दूध नहीं उपयोग में लेते, तो उसको तोड़ने के लिए भी क्या संस्थान के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए जैसे मैं आपको कलेक्शन और इनिशियल प्रोसेसिंग का बात कहा। इनिशियल प्रोसेसिंग मतलब हम दूध तो कलेक्ट कर लिए, दूध कच्चा दूध जो है रहेगा नहीं ज़्यादा देर, हमने उसको पास्चुराइज करना ज़रूरी है जी। एक बार पास्चुराइज कर दें, पैकेट कर दें तो आप फ्रिज में रख सकते हैं जी। तो इसी प्रोसेस में जो आप टेस्ट का बात कहें, क्योंकि हम आदी हैं गाय का दूध या भैंस का दूध या मिला हुआ दूध पीने का आदी है। सपोज कोई ऊँटनी के दूध में आदी हो जाएगा तो उसको ये चीज़ नहीं लगेगा, लेकिन आदी नहीं है तो हम क्या करें। तो हमारा संस्थान इस दिशा में काफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क बनाए हैं जी। अच्छा, पास्चुराइज मिल्क भी थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा आ जाता है। बाकी जब हम फ्लेवर्ड मिल्क का बात करें, फ्लेवर्ड मिल्क में आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, जिसमें आप उसमें इलायची डालें, केसर डाल दें, हल्दी डाल दें जी। तो ये सब डाल के आप इसका फ्लेवर में चेंज कर दें जो बच्चों को पसंद आ जाए। थोड़ा सा स्वीट भी डाल सकते हैं, अब तो हम डायबिटीज़ के लिए जब बात करेंगे तब स्वीट ना डालें, लेकिन बच्चों को आदत दिलाने के लिए ये डाल सकते हैं। जब हम न्यूट्रिशन का बात करेंगे तो स्वीट थोड़ा सा डाल लें। तो इसी हिसाब से ये एक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या, जैसे बाकी दूध से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं सभी प्रोडक्ट इसमें बन सकता है, एक्सेप्ट जो मैं चीज़ आपको कहा छेना और दही पे ना जाए। सपोज जाना है तो दूध दूसरा दूध मिला के बन सकते हैं। तो 25 टाइप ऑफ प्रोडक्ट शायद संस्थान द्वारा हमारा संस्थान बनाया है, जैसे पेड़े, गुलाब जामुन, रसगुल्ले छेने के जरूरी बनेगा, लेकिन उसमें आपको दूसरा दूध ऐड करके करेंगे। देन पाउडर, एक पाउडर के बाद में करूँगा बात, और चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, और जो गुलाब जामुन का बाद में, हाँ, घी, बटर, आजकल चीज़ का भी एक ट्रेंड चला है। इस कैमल मिल्क से चीज़ भी बन सकते हैं। जो ब्रेड पे लोग यूज़ करते हैं आजकल, ब्रेड खाने लगे हैं तो ब्रेड में एज ए चीज़ स्प्रेड या एज ए ग्रेटिंग करके चीज़, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। और लोगों को पैलेटेबिलिटी, जैसे उनका कैमल मिल्क के लिए जो एक मिथक है कि हाँ भ्रांतियाँ हैं, थोड़ा सा नमकीन ज़रूर लगता है ये, लेकिन ये नमकीन जो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही फ़र्क है। मैं आपको बताऊँ 0.77 इसी तरह का फ़र्क है, या 0.77, 0.8 ये फ़र्क है। 0.8 सपोज कैमल में है, इसमें 0.77 है, इसमें 0.77 है, ये 0.7 है, मतलब इतना ही फ़र्क है। 0.0 हाँ 0.05 का फ़र्क है, लेकिन उसके वजह से थोड़ा सा सॉल्टी लगता है। लेकिन ये सॉल्टनेस का भी एक एडवांटेज है। आप देखे होंगे थॉर डेजर्ट को पूरे हिसाब से हम देखें या सहारा का देखें, लोग महीनों कैमल के ऊपर चलते हैं बिल्कुल। तो महीने के लिए तो खाना लेके नहीं जा सकते हैं, वो ऊँटनी का दूध ही उनके लिए खाना और पीना। तो पीने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स का बात करते हैं, जो डिहाइड्रेशन आ जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। तो ऊँटनी के दूध में ये सॉल्ट ज़्यादा होने से, ये शुगर तो ही, बाकी ये सॉल्ट होने से ये डिहाइड्रेशन से भी हेल्पफुल होता है। तो जो लोग इसमें आदी हैं तो उनके लिए ये सॉल्ट थोड़ा सा जो ज़्यादा है ये हमारा कोई नुकसान नहीं है। टेस्ट में ज़रूर थोड़ा सा आपको सॉल्टी लगेगा, लेकिन ये आपको फ़ायदा देगा। तो सर अब इस पे और इसके अलावा, जैसे आपने बताया कि दूध के साथ हो रहा है, इसके अलावा भी कैमल की और भी चीज़ें हैं जिनको लेकर कोई अनुसंधान किए जा रहे हैं? तो इसलिए हम आप हमारे संस्थान में आए हुए हैं जहाँ पे कैमल स्टैचू लगा है, वहाँ पे मैं एक बोर्ड लगाया हूँ, कैमल एज मल्टी यूटिलिटी एनिमल। तो मल्टी यूटिलिटी मतलब हर एक उसमें हम उसका यूज कर सकते हैं। एक स्लोगन वहाँ पे लिखा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। कैमल ही एक पशु है जो तीनों में काम करता है,
जय जवान तो है ही, बिल्कुल बीएसएफ में यूज हो रहा है, आता है। और जय किसान, ये किसान खेती में यूज करते हैं। और किसान के साथ खेती रिलेटेड जितने भी, मार्केटिंग को भी ले लें जो भारवाही के हिसाब से, वो भी किसान के एक खेती का पार्ट है, तो उसमें काम आता है। और एक जय विज्ञान, अभी हम विज्ञान का बात ही कर रहे हैं जी, बिल्कुल, जितनी भी अभी बात की है ये जय विज्ञान है। तो अदर पार्ट्स जो यूटिलिटी है, कैमल का जो मूत्र है जी, जो हमारे पास जो एंशिएंट लिटरेचर ये कहता है कि कैमल का यूरिन जो है कैंसर के अगेंस्ट में भी काम कारगर है, और अरब कंट्रीज में इसके ऊपर कुछ काम चल भी रहा है। और वहाँ पे चलन भी है, लोग कैमल यूरिन यूज करते हैं। जैसे आजकल गोमूत्र का एक काफ़ी बड़ा मार्केट स्टार्ट हो गया है, तो मैं तो कहूँ कि ऊँटनी का मूत्र भी इतना बड़ा मार्केट ले सकता है, और उससे अच्छा मार्केट ले सकता है। अच्छा कहने के पीछे मेरा रीजन भी है जी। कैमल का यूरिन में जो गाय का गोमूत्र लेंगे उसमें कुछ स्मेल आएगा, कैमल के यूरिन में उससे कम स्मेल आता है। उसके पीछे रीजन है कि ये प्रोटीन को बहुत अच्छा से यूटिलाइज करता है, तो उसमें यूरिया कम आता है यूरिन में, और इसलिए वो एमोनिया स्मेल नहीं आता है। जो स्मेल होता है वो बिकॉज ऑफ एमोनिया। तो कैमल का यूरिन मेडिसिन के हिसाब से, जैसे मैं कैंसर का बात कहा, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन पे भी इसको यूज किया जा सकता है जी। उसके अलावा कैमल से हमें ऊन निकाल सकते हैं, ऊन या बाल जी। जो छोटे बच्चे हैं उनके काफ जो है उनका हम अभी शाल भी बनाए हैं मिला के, जैसे शॉल बनाए, हाँ शाल बनाए हैं। अभी मंत्री जी आए थे रूपाला जी, उनको हम वो शाल भेंट भी दिए थे। अच्छा। तो कैमल ऊल और बाल ये जितना भी हमें मिलता है ये भी आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देगा। कैमल बोन से भी शायद कुछ इसका, हाँ वो तो वो डेथ के बाद है जी। तो इसलिए कैमल में मल्टी यूटिलिटी एनिमल इसलिए कह रहा था जी, मतलब मर जाने के बाद भी आपको ये कुछ ना कुछ दे के जाता है जी। तो उसका बोन्स में आप हमारा म्यूजियम विजिट करेंगे जी, तो म्यूजियम में जो बोन्स से बने हुए हैं आपको लगेगा जैसे आइवरी से, मतलब हाथी के दांत से जी। और इतना इसका कॉस्ट है मार्केट में, जहाँ पे अभी भी मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, लेकिन इसको एक चैनलाइज करना चाहिए सरकार की तरफ से, इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अभी मेरे को तो डर है कि कैमल ट्रेडिंग जिसके वजह से बंद किया गया वो कैमल स्लॉटर को लेके बंद किया गया जी। अभी कोई बोन लेके मार्केट में जाए तो उसी को तो पहले पकड़ लेंगे कि भाई तो कैमल मार के ले आया। तो इसलिए ये एक नज़रिया जो है सरकार की, इस परिवर्तन की आवश्यकता है जी। स्किन का बात भी सेम इसी के साथ जुड़ा है जी। कैमल आजकल जो कैमल मर जाते हैं लोग उसको ऐसे ही डंप कर देते हैं, रादर हम उसका स्किनिंग कर लें, स्किन को यूटिलाइज करें जी। और कैमल स्किन का जो क्वालिटी है, जितने भी एनिमल्स हैं सभी के चमड़े से ये इसका सबसे बेस्ट क्वालिटी है। इसके पीछे कारण ये है कि ये एरिड क्लाइमेट में है यहीं पे, और ये इतना लचीलापन है इसमें क्योंकि ये जो बालू में चलता है तो इसका स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा। तो स्ट्रेचेबिलिटी के वजह से वो स्किन से आता है जी। तो स्किन इनका काफ़ी ड्यूरेबल है कैमल, और जितने भी हम स्पोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है वो कैमल की चमड़े से बनी हुई पर्स है। अच्छा। तो ये भी एक पैसा आपको दे सकता है। यूरिन का बात मैं कर दिया, बात और एक आता है गोबर। कैमल की गोबर से भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इस एरिया में बालू है, बालू में कार्बन की रिक्वायरमेंट है। कार्बन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें गाय के पीछे, बकरी भेड़ के पीछे जाने की खाली ज़रूरत नहीं है। कैमल की भी गोबर उसी हिसाब से काम करता है। और इसमें मैं कहूँ क्योंकि कैमल ज़्यादा टफ खाद्य खाता है तो इनके गोबर में भी वही चीज़ कार्बन का परिमाण भी ज़्यादा है। और इसका कुछ इंडस्ट्री तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ LPPS लोकहित पशुपालक संस्थान, एक कैमल करिश्मा करके सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, सादड़ी एरिया में, हम वहाँ गए थे। वो पेपर भी बनाते हैं। अच्छा, पेपर बनाते हैं इससे। तो पेपर बना के आप जो ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह
ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैमल के गोबर से ग्रीटिंग्स कार्ड, तो ये एक वैल्यूएशन जो हम कहते हैं खदी पहनो, तो ये भी इसी दिशा में एक स्टेप हो सकता है जी। तो एक तो ये कैमल के बारे में जितने भी कहा, तो एक मल्टी यूटिलिटी एनिमल को दर्शाता है। और एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी कोविड के समय ही सभी को ये ज्ञात हुआ होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है जी। जो वैक्सीन पहला हमारा जो कोविशील्ड बनाया जी। तो उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए वायरस तो दिखते भी नहीं है जी। सबसे छोटा जो है वो वायरस ही कहेंगे, लेकिन इसका जो अर्जुमेंट है वो है सीरम है। सीरम मतलब हमारा ब्लड के अंदर जो सीरम है जी। और ये सीरम इक्वाइन सीरम से बनता है इंडिया में। बाहर जगह में इवन पीक का सीरम भी यूज करते हैं। तो इक्वाइन पीक का सीरम, कैमल का सीरम भी इसमें यूज हो सकता है। कोविशील्ड टाइप जो हाँ जो जितने भी वैक्सीन, नॉट ओनली कोविशील्ड, मैंने तो कोविशील्ड का इसलिए जिक्र किया एक एग्जाम्पल कि वैक्सीन बनाने के लिए जो अर्जुमेंट है, जो सीरम यूज होता है, हम इक्वाइन की जगह कैमल में भी देख सकते हैं। अच्छा, कैमल में देखने से कोई एडवांटेज है या नहीं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैमल का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये हमारा जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 1/10 साइज है। और इसमें एक हेवी चेन लाइट चेन होता है। लाइट मतलब ऐसा नहीं कि वजन कम है, लाइट, और उसका नोमेनक्लेचर दिया गया है क्योंकि लाइट चेन वो काफ़ी स्पाइरल टाइप का है जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो इसमें लाइट चेन एब्सेंट है कैमल में। उसके वजह से ये एक तो 1/10 साइज है, इसलिए अदरवाइज हम जो एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति जो पैदा देता है, तो कैमल की इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हमें नानो बॉडीज कह रहे हैं बिकॉज ऑफ साइज, क्योंकि 1/10 साइज हो गया। तो सीरम में ये सब रहते हैं। तो कैमल इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी एक नानो बॉडीज की तहत इसका जो एक्टिविटी है, वैक्सीन की जो एक्टिविटी है, क्योंकि अर्जुमेंट जो यूज होता है दैट इज टू कैरी द वैक्सीन टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। तो कैमल का सीरम हम यूज करेंगे तो मेरा मानना है कि ये ज़्यादा कारगर हो सकता है। और इस सिलसिले में हमारा कुछ रिसर्च भी हुआ है, हमें एसपी मेडिकल कॉलेज के साथ किए हैं। ये जो कसौली जहाँ पे हमारा डायग्नोस्टिक वगैरह होता है वहीं उनके साथ मिलके किए हैं, और IISc बेंगलोर उनके साथ मिलके काम किए हैं कैमल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ऊपर, जिसमें जो राजस्थान में एक अलग तरीके का स्नैक है बांडी, हाँ बांडी जी, तो बांडी स्नैक का जो उसके लिए जो एंटीवेनम है जो हम टॉक्साइड लेते हैं कहीं स्नैक बाइट में, वो टॉक्साइड जो मार्केट में अवेलेबल है वो टॉक्साइड इनके लिए कारगर नहीं है। और ये तो एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे स्नैक हैं जो IISc बेंगलोर के साथ हम मिल के ये जानकारी में आया। कुछ नॉर्थ ईस्ट एरिया में कुछ स्नैक्स हैं जिनके लिए भी ये कारगर नहीं है, और कुछ स्पेसिफिक स्नैक्स हैं जिनके लिए भी ये कारगर नहीं होता है। उसके पीछे कारण कुछ नहीं है, क्योंकि उस एंटी वेनम में इनके वेनम नहीं है, तो ये वेनम के लिए भी हमें ऐड करना चाहिए। तो अभी कैमल में जब हम एंटी वेनम लेके स्टडी करते हैं, इसका जो एंटीसीरा डेवलप करते हैं, ये देखा गया है कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, वैक्सीन एक्शन, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसके वजह से अभी एक वैक्सीन कसौली का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल के लिए उन लोग वेट कर रहे हैं। बीच में कोविड के चक्कर में वो ह्यूमन ट्रायल नहीं कर पाए। अभी थोड़ा सा मेजर प्रोडक्शन करके वो ह्यूमन ट्रायल में आएंगे। तो ह्यूमन ट्रायल के बाद ये कैमल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का वैक्सीन मार्केट में भी हो जाएगा। तो वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक्स, इसमें भी कैमल सीरम सपोज यूज हो जाए, तो जो मैं आपको कैमल एज ए स्टोर हाउस ऑफ मेडिसिन कह रहा था, या उसको हम अलग लैंग्वेज में कहें तो फार्मास्यूटिकल स्टोर भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल।
तो सर इतना कुछ है कैमल के अंदर, इतना कुछ, इसकी हर तरह की चीज़ इस्तेमाल में आ रही है, फिर सर ऊँट पालकों में इसको अगर हम, एक आपने जो बताया कि ट्रेडिंग जो रोक दी गई है, एक इसके अलावा और भी कोई समस्याएं ऐसी है जो देखने को मिलती है जिनके कारण वो इनको पालने में इच्छा नहीं जताते? हाँ, बाकी जो ये हम हमारा संस्थान की बात कह दिए, जो आपने बात कही है वो सोशल इशूज है। सोशल इशूज में अभी आप देखेंगे फॉरेस्ट लॉ पे लाइफ स्टॉक को फॉरेस्ट में ग्रेजिंग ब्राउजिंग के लिए अलाउ नहीं। अच्छा, ये बयान होने से आप देखे होंगे जो कैमल रखता है, ज़्यादातर कैमल जो रखते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले हैं। हम घुमंतु पशुपालक कह सकते हैं, घुमंतु, बिल्कुल घुमंतु पशुपालक। तो ये पास्चरलिस्ट ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से दूसरी जगह गए। तो इनका जो रूट है वो जंगल होते हुए है। जी बिल्कुल। जब जंगल में उनको बंद कर दिया जाएगा तो ये कहाँ से खिलाएंगे? आगे तो जा नहीं पाएंगे, और खिलाएंगे कहाँ से? अच्छा, जो ऊँट रखता है सपोज वो ये मतलब वो मान के चलता था पहले, जो प्रैक्टिस है कि उसका खिलाना पिलाने का खर्चा जो है 0 है जी। केवल उसका जो फैमिली लेबर है, सपोज वो लेके गया, उसी का लेबर इन्वॉल्व है। बाकी वो जंगल गया, जंगल में ब्राउजिंग करके आया, हाँ छोड़ दिया, पेट भर गया, आके ये अपने काम में यूज किया। अभी दूध का हम बात करें, फिर दूध भी इसी से दूध निकल जाएगा, अलग से हमें खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फॉरेस्ट पॉलिसी के वजह से कैमल भी सफ़र कर रहा है। और मैं आपको एक आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहूँगा। कैमल एक नेचुरल प्रूनर है जो प्रूनिंग करते हैं पेड़ का। जैसे आप देखे होंगे, जैसे ही ये सीजन आ जाता है सब पत्ते निकाल लेते हैं, फिर पत्ते स्प्राउट होता है। तो ये जो नेचुरल प्रूनिंग है हम जाके खुद करते हैं। कैमल एक नेचुरल प्रूनर है, हमें प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं, कैमल को छोड़ दें। तो कैमल हाथी जैसे, एलिफेंट जैसे डैमेज नहीं करता है, तोड़ के नहीं खाता है। कैमल प्रूनिंग करके सिलेक्ट करके खाता है। तो इसलिए कैमल एक नेचुरल प्रूनर, कैमल कभी भी फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करता है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट का ये एक फ्रेंड है। हम एनवायरनमेंट का दुश्मन ना समझे। तो मेरा आपके द्वारा यही मैसेज देना चाहूँगा कि फॉरेस्ट वाले, सरकार भी यही चीज़ को समझे, कैमल को तो अलाउ कर दें जी। तो इसके लिए जो कैसे इस चीज़ को अलाउ किया जाएगा, क्या पॉलिसी, क्या रेगुलेशंस, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि जो घुमंतु पशुपालक है, जो कैमल रेबारी कम्युनिटी, रेका कम्युनिटी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम से दूर हो जाए। जब उनको, क्योंकि किसी भी पशुपालन में सबसे ज़्यादा खर्चा 2/3 खिलाने पिलाने से है। बिल्कुल। तो 2/3 खर्चा ये खर्च करेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों पालेगा? तो इसलिए सरकार को इस दिशा में भी एक सोच रखनी चाहिए। और इसी दिशा में जो एक राज्य पशु दर्जा देने के बाद एक 10,000 रुपया का प्रावधान भी सरकार ने किया था। बीच में पिछले 4 साल बंद कर दिए थे, अभी फिर से ये शुरू किए हैं। मैं तो कहूँ ये 10,000 कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक उसको मिलने का क्या प्रोसेस रहता है सर 10,000 का? 10,000 इसमें जो कैमल रखे हैं वो अपना रजिस्टर करते हैं जी। जैसे ही एक बच्चा पैदा होगा तो उनको 10,000 का प्रावधान होगा। 1 साल तक उसको 5-5 हज़ार 2 किस्त में, पहले 3 किस्त में देते थे। अच्छा। अभी जो बीच में बंद कर दिया था ये सरकार ने, ये अभी स्टार्ट किया तो अभी 2 किस्त में इनको दे रहा है 5-5 हज़ार। परंतु ये काफ़ी कम है आपके हिसाब? हाँ, मेरे हिसाब से ये कम है, क्योंकि एक कैमल काफ को, छोटे बच्चे को 1 साल तक पालना के लिए सपोज सरकार सोच रहा है, तो मैं कहूँ 10,000 को इमीडिएटली 30 ना करें, लेकिन 20,000 तक करें, कम से कम किया जाए। कम से कम 20,000 करेंगे, लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मैं बच्चा रख रहा हूँ। जो मैं अभी प्रोडक्शन का बात कर रहा था, प्रोड्यूस करे, सेल करे जी। प्रोड्यूस करने के लिए तो ये प्रोत्साहन है, अभी सेल का प्रोत्साहन भी सरकार कर ले। बिल्कुल। तो जो संख्या घट रही है, मेरा दावा है संख्या नहीं घटेगा। इस सिलसिले में एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, गणित आपको बताता हूँ जी। हमारे भारत में करीब 80 मिलियन जो है डायबिटिक पेशेंट जी। इसी 80 मिलियन में से हम सपोज 10% लोगों को भी हम कन्विंस कर पाए जी कि ऊँटनी का दूध पी ले, उपयोग में लेना है। बिल्कुल।
तब भी हमारा 8 मिलियन लोग होते हैं, और 8 मिलियन लोगों के लिए हमारा जो रिकमेंडेशन है डायबिटीज़ के लिए आधा लीटर दूध पर डे। तो 4 मिलियन लीटर दूध चाहिए जी। और 4 मिलियन लीटर दूध हमारा 20,000 कैमल द्वारा पूर्ति संभव नहीं है। इसका मतलब कितना बड़ा डिमांड आगे है। बिल्कुल। तो सरकार तो हमें एक तो प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो 4 लीटर दूध दे रही है या 2 लीटर दूध का हम हिसाब कर रहे हैं 2 से, क्योंकि ऊँटनी में क्षमता है। गाय जैसे जो हमारे अच्छे गाय हैं, जो नस्ल राठी, गिर, थरपारकर, जो अच्छे दूध देने वाले हैं, कैमल में भी यही क्षमता है, 10 से 15 लीटर दूध ये दे सकते हैं। लेकिन हम उसी हिसाब से कभी देखे नहीं, तो हम इसलिए इनका दूध का क्षमता हमें पता नहीं पता। तो अभी हम करीब 10 साल से तो काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में हम सही डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमें मिला है 4 लीटर दूध हम आराम से ले सकते हैं। जो गुजरात के कच्ची ब्रीड है सबसे ज़्यादा दूध वो देती है, अभी हमारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करीब 4.5 लीटर उसका एवरेज है। यहीं पे जो मेवाड़ रीजन पे है वो नेक्स्ट है, वो 4 लीटर के आसपास है। जैसलमेरी उसके बाद है, बीकानेरी हमारा लास्ट है। लेकिन बीकानेरी स्ट्रॉन्ग ऊँट कहलाता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऊँट कहलाता है, सबसे बड़ी साइज। हाँ, इसमें भी एक खासियत है, ये जो एवरेज तक कम आया क्योंकि हम उसको दूध के हिसाब से देखे नहीं, लेकिन इसमें भी सबसे जो हाईएस्ट यील्ड है, जो मैं आपको बता रहा था, अभी 12-15 दे सकते हैं, ये बीकानेरी में ही देखा गया, बाकी में नहीं देखा गया। तो इसका मतलब बीकानेर में संभावनाएं हैं, क्योंकि साइज बड़ा है तो दूध ज़्यादा देगा। तो ये भी एक हमें और भी कार्य चल रहा है हमारा, इसी के ऊपर कार्य चल रहा है। हमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी बाहर से मिला है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सर, विदेशों से भी कोई ऐसा हमें मिला है कि हम एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो मोलिकुलर अप्रोच पे काम करने के लिए कैमल का जो जीनोम है, जो जीन है, वो जीन को लेके सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे अपनाएं, तो इसी के तहत हमें एक फंडिंग हुआ है। अभी हम NLM में जो नेशनल लाइफस्टॉक मिशन, इसी के थ्रू भी हम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किए हैं कि हमें कुछ फाइनेंस इस लाइन पे दें, जिससे कि हमें जो मिल्च ब्रीड्स हैं इनके ऊपर काम करें। तो लोगों को उसी के द्वारा लोगों के पास ट्रेनिंग का प्रावधान भी रहेगा, तो लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। और हमारे संस्थान में इसी दिशा में हमें 2 मेन एरिया है जिसके ऊपर अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक है कैमल ब्रीडिंग कैसे करना है, क्या करना है, प्रोडक्शन, और एक उसमें ब्रीडिंग, प्रोडक्शन, हेल्थ सभी एक्सपर्ट्स हम कवर करते हैं। और एक है कैमल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, जो अभी हम दूध के बारे में बात कर रहे थे, साफ दूध कैसे कलेक्ट करें, वो साफ दूध को पास्चराइज कैसे करें, कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं, क्या क्या प्रोडक्ट, ये सभी के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं आप लोगों के जरिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवक, जो यूथ इस एरिया में अपना रुचि रखते हैं, वो हमारे पास आए, हमसे ये ट्रेनिंग लेके अपना आगे की। कोई यहाँ पर अगर कोई बीकानेर के युवा या इस आसपास के कोई युवा इस दिशा में कार्य करना चाहें, तो उनका संपर्क साधने का क्या वो रहता है? हमें हमारा जो वेबसाइट में जो मेल है संस्थान का, उसी मेल पे एक मेल लिख दे, 2 लाइन, उसके माध्यम से उस माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। या नहीं तो हमारे जो एम्प्लॉई हैं, किसी को भी जानते हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज दे दें, वही मैसेज हमारे पास आ जाएगा। तो हम वेबसाइट आजकल मेरे ख्याल में, अब वेबसाइट का अप्रोच किसी को अछूत नहीं रहा है बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में NRC कैमल दें, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, वेबसाइट में जाएं और वहीं पे आप रोजगार की संभावनाएं भी इससे उनके लिए बढ़ सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर आत्मबंधु साहू जी से बातचीत की। सर ने हमें बताया कि ऊँट किस प्रकार से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें कही, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की जो बात उन्होंने कही, उसके माध्यम से उन्होंने ऊँट की उपादेयता को बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि जहाँ एक तरफ BSF के माध्यम से ऊँट सीमा पर खड़े होकर कार्य कर रहा है, उसी प्रकार वो हमारे औषधीय गुणों के लिए, चिकित्सकीय गुणों के लिए और उसके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार से जो वेनम बन रहे हैं स्नेक बाइट्स के लिए, उन तक पे काम आ सकता है।
और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार युवा एनआरसीसी के साथ जुड़कर इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। न केवल कार्य कर सकते हैं अपितु उनको इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। तो हमारी भी द इंटरनल न्यूज़ के माध्यम से यही मुहिम रहेगी कि ऊंट जो हमारा राज्य पशु है उसको बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार कार्य करें, और साथ ही साथ जो कमियां या जो डिक्लाइन ऊंट की संख्या में आ रहा है उसको रोकने के लिए जो उपाय किए जा सकें वो करें। धन्यवाद।